हमारा जो अगला बिंदु है बच्चों वो है परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट। यह परमाणु के द्रव्यमान के मापन की एक इकाई है जो वैज्ञानिकों द्वारा हमें परमाणु के लिए बनाकर दी गई। ठीक है, प्रारंभ में परमाणुओं के द्रव्यमान को हम हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से तुलना कर देखते थे, किंतु यह सभी परमाणु पर सही लागू नहीं हुआ। तो वैज्ञानिकों द्वारा फिर एक नया भार द्रव्यमान मापन की इकाई बनाई गई जिसको कि हम परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब इन परमाणु अणु के लिए हम द्रव्यमान के रूप में ग्राम किलोग्राम नहीं देखते हैं, क्योंकि परमाणु अणु बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, उनके लिए हमारे पास द्रव्यमान इकाई के रूप में कोई और द्रव्यमान इकाई होती है जिसको कि हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए भी वैज्ञानिकों द्वारा एक परमाणु को पैमाना माना गया, और वो क्या है बच्चों? तो वो है कार्बन, जो हमारा 612 समस्थानिक। ठीक है, तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए हम जिस परमाणु को पैमाना मानते हैं वो है कार्बन 612 समस्थानिक। ये तो उस परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए पैमाना परमाणु हो गया, पर हम इससे कैसे उस mu के मान को देखते हैं एक परमाणु के लिए, हम उसे यहाँ पहले परिभाषा से समझें और फिर वैज्ञानिकों द्वारा उस mu का मान हमें कैसे लाकर दिया इस बात को यहाँ हम जल्दी से समझें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो mu के लिए हमें परिभाषा दी गई वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ हमें बताया गया कार्बन 12 समस्थानिक जो कि 612। ठीक है, कार्बन के हमें इस एटमॉस्फेयर में 3 तरह के समस्थानिक मिलते हैं। वो है कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, जिसमें से 2 जो समस्थानिक हैं इनकी बहुत ही कम मात्रा इस एटमॉस्फेयर में मिलती है। हमने उन 3 में से पैमाना बच्चों किसको बनाया है वो देख लेते हैं हम जल्दी से यहाँ। तो वो है हमारा कार्बन 612। ठीक है, ये तो हमारा इस परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए पैमाना हो गया। अब मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यही बात हमसे प्रश्न के रूप में पूछी जा चुकी है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए पैमाना हम किसको मानते हैं, तो वो है कार्बन 612 समस्थानिक। अब ये mu का मान हमें कितना मिलता है उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो देखें, कार्बन 612 के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान 1 mu कहलाता है, जो कि हमें वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ निकाल कर दिया गया। कैसे समझना? तो यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि जब हम कार्बन 612 समस्थानिक का एक परमाणु कार्बन 612 समस्थानिक का हम एक परमाणु का क्या निकालते हैं? द्रव्यमान का एक परमाणु का जो वैज्ञानिकों द्वारा द्रव्यमान निकालकर हमें दिया गया वो कितना था बच्चों? 12 AMU। ठीक है, ये मान वैज्ञानिकों द्वारा हमें कार्बन 612 समस्थानिक के लिए निकाल कर दिया गया। ठीक है, पर हमें इससे चाहिए था उस 1 mu का मान जो हमें कितना मिलेगा वो। ठीक है, ये तो किसका मान हो गया? कार्बन 612 समस्थानिक के एक परमाणु का जब द्रव्यमान वैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया तो वो कितना आया? 12 mu। पर हम यहाँ से 1 mu का मान देखना चाहते हैं कि वो 1 mu कितना होगा। तो हम यहाँ इस 12 को क्या
इस द्रव्यमान संख्या से भाग दे दें ताकि हमें एक mu का क्या मिल जाए, मान। तो हम एक mu को कितना कहते हैं, देखें आप, एक AMU बराबर कार्बन 612 समस्थानिक के, कार्बन 612 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12 के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक AMU कितने द्रव्यमान के बराबर होगा वो बात मिल चुकी थी। ठीक है, तो हम एक AMU को किसके बराबर कहते हैं, कार्बन 612 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें हिस्से या 12वें भाग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हमें दो चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हमें यहाँ एक और बात सीखना है कि हम इस एक AMU के बराबर अगर ग्राम किलोग्राम देखना चाहते हैं तो वो कितना होता है, उस बात को भी सीख लें यहाँ से। तो देखें आप लोग, अगर हम यहाँ पर उस एक AMU के बराबर कितने ग्राम या कितने किलोग्राम हो सकते हैं तो उसको यहाँ से देखें। देखो भाई, एक AMU के बराबर हमें जो ग्राम में संख्या मिलती है वो होती है 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। ठीक है, जो कि एक बहुत ही छोटा मान है ग्राम का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 10 की जो घात मिली है वो -24 मिली है। -24 मतलब इतने जीरो क्या हमारे आगे लगने वाले हैं, और जब किसी अंक के आगे हम 24 जीरो रख दें तो वो मान बहुत ही छोटा हो जाता है। तो हमें ये ग्राम में परमाणु का जो भार है वो बहुत ही छोटे मान के रूप में मिलता है, इसलिए हम परमाणु अणु के द्रव्यमान को AMU में लिखते हैं। ठीक है, ये और क्लियर हो गया। फिर अगर मुझे एक AMU के बराबर किलोग्राम कहना हो तो वो कितना है, 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, तो एक AMU कैसे मिला और उसका क्या द्रव्यमान है ये क्लियर हो गया। तो हम कार्बन 612 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें हिस्से का जो द्रव्यमान है वह एक AMU के बराबर होता है, जिसको ग्राम में इतना और किलोग्राम में इतना हम देखते हैं। और ये हमने क्यों लिखा है कि कभी कभी हमें AMU वाले द्रव्यमान को हो सकता है ग्राम में बदलना हो सकता है किलोग्राम में बदलना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मुझे यहाँ इस 2 AMU के बराबर अगर क्या लिखना हो, ग्राम, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 2 को किससे गुणा कर दूँ, उस एक AMU के ग्राम के बराबर से। तो वो है गुणा 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। ठीक है, ये हम इस AMU के लिए ग्राम कह देंगे। ठीक है, अब इसी AMU को मान लो मुझे किलोग्राम में व्यक्त करना है, किसमें, किलोग्राम में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो लिखूँगा 2 और उस AMU को किलोग्राम में बदलने के लिए इस अंक से क्या करने वाला हूँ, गुणा। तो 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई। जनरली हम परमाणु अणु को इस तरह से द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं, पर हो सकता हमें कभी उसको ग्राम किलोग्राम में व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे उसका तरीका भी हमने सीख लिया। ठीक है, चलें आगे। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल को देख लें जल्दी से। तो हमारे पास मान लो
हाइड्रोजन का एक परमाणु है और उसके लिए हमें क्या लिखना है, द्रव्यमान। तो हम उसके द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे, जो भी उसके माथे पर लिखा अंक और उसके पीछे उसके द्रव्यमान इकाई AMU को जोड़कर। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान या भार हम कितना कहेंगे, 1 AMU। ऐसे जितने भी हमें तत्वों के परमाणु मिलेंगे हम उनके संकेतों पर लिखे अंकों के साथ AMU जोड़कर उसके द्रव्यमान को बताएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख ले जल्दी से। ऑक्सीजन 8-16 परमाणु के लिए हमें द्रव्यमान लिखना है। तो हम यहाँ से इस अंक को देखें और इसे देखकर इसके पीछे AMU जोड़कर इस परमाणु के लिए द्रव्यमान लिख सकते हैं, जो कि कितना होगा, 16 AMU। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ 30 तत्वों का द्रव्यमान और उनकी इकाइयों को याद करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, देखो भाई, अब हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कैथोड किरण प्रयोग, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इस प्रयोग को मैं महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह जो प्रयोग है इससे पहली बार हमें इस बात की जानकारी दी गई कि एक परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, और यह प्रयोग 19वीं शताब्दी का सबसे सफल और महत्वपूर्ण प्रयोग बताया जाता है। ठीक है, इस प्रयोग को महत्वपूर्ण सफल क्यों माना गया, क्योंकि इसमें पहली बार एक परमाणु के विभाजन को समझाया गया था। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रयोग से एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, वो थी कि इससे पहले तक सबसे सूक्ष्मतम कण किसी भी पदार्थ के लिए परमाणु को कहा जाता था, किंतु इस प्रयोग में जब परमाणु का क्या हुआ, विभाजन, तो उसके अंदर कुछ और सूक्ष्म कणों की क्या हुई, प्राप्ति, जो कि उस परमाणु के मूलभूत कण हैं, उस परमाणु को बनाने वाले सूक्ष्म कण हैं, जो कि उस परमाणु से भी क्या हैं, सूक्ष्मतम कण। ठीक है, इस तरह से अब परमाणु को हम किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण नहीं कह सकते, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म कण हमें प्राप्त हो चुके थे, और वो भी कहाँ, उस परमाणु के अंदर। तो यहाँ से एक और नई जानकारी हम सबको मिली थी, इसलिए हम इस प्रयोग को सबसे सफल और महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखते हैं। ये कब किया गया, 19वीं शताब्दी में, और इस प्रयोग को करने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, वो कौन कौन हैं, उनके नाम भी हम यहाँ देख लें। तो पहले थे विलियम क्रूक्स। कैथोड किरण प्रयोग के लिए हम जिन साइंटिस्टों का नाम लेते हैं वो है विलियम क्रूक्स व जूलियस प्लकर। ये 2 साइंटिस्टों के द्वारा हमें ये महत्वपूर्ण प्रयोग कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रयोग के आधार पर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर जे थॉमसन। उन्होंने पहली बार हमें एक परमाणु के अंदर एक महत्वपूर्ण कण इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। ठीक है, तो सर जे थॉमसन द्वारा परमाणु के लिए सबसे पहला कण इलेक्ट्रॉन खोजकर हमें बताया गया। ठीक है, तो हम इस प्रयोग को कैसे किया और उसके आधार पर कैसे सर जे थॉमसन द्वारा यहाँ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, हम सब बातों को एक चित्र के माध्यम से यहाँ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कैथोड किरण प्रयोग। तो हमारे को इस प्रयोग के लिए जो जो वहाँ हमें कर दिया गया, उन सारी चीज़ों को एक चित्र के माध्यम से एक एक कर समझाया जाएगा, और उन्हीं पर हमसे परीक्षा में यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें ध्यान से उस चित्र को समझना है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले
वही सब लिखा हुआ है हमारे पास। 19वीं शताब्दी में सर जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरण प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ उस चित्र की, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ इस चित्र को एक एक कर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको कि हमें समझकर ये कैथोड किरण प्रयोग क्या है, कैसे हमें इस प्रयोग से सर जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी गई उस बात को समझें, ठीक है। तो इस प्रयोग के लिए सबसे पहले एक कांच की नली ली गई, ठीक है। इस कैथोड किरण प्रयोग के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कांच की नली। उस कांच की नली को हम कहते हैं निर्वात नली, ठीक है। क्या कहते हैं, निर्वात नली, ठीक है। अब इस निर्वात नली पर एक क्या जोड़ा गया, निर्वात पंप, ठीक है। निर्वात नली के ऊपर क्या जोड़ा गया बच्चों, एक पंप, जिसको हम कहते हैं निर्वात पंप। और इस निर्वात पंप का काम है नली में रखी गैस के दाब को नियंत्रित करना, ठीक है। तो अब तक प्रयोग में हमने दो चीज़ों को देखा, एक तो कांच की नली जिसको हम निर्वात नली कह रहे हैं, और उस नली पर हमें क्या लगा हुआ मिला, पंप, जो कि क्या है, निर्वात पंप, जिसकी मदद से हम नली में रखी गैस के दाब को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब इस कांच की नली में हमें दो धातु के क्या लगे मिलते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस कांच की नली के अंदर हम दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाते हैं और हम उन इलेक्ट्रोड के लिए वह धातु लेते हैं जो विद्युत की सुचालक हो, ठीक है। तो हमने ऐसे दो धातु क्या लिए, इलेक्ट्रोड, और उन धातु इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ एक विद्युत स्रोत लगाकर जोड़ दिया। उन धातु इलेक्ट्रोड को हमने किससे जोड़ दिया, एक विद्युत स्रोत द्वारा, ठीक है। और विद्युत स्रोत का ऋण सिरे से लगा इलेक्ट्रोड, विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, कैथोड, जिस पर हमें कैसा आवेश देखने को मिलता है, ऋण आवेश, ठीक है। और विद्युत स्रोत के धन सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, एनोड, और एनोड पर हमें कैसा आवेश मिलता है, धन आवेश, ठीक है। तो ये हमारे वो दो इलेक्ट्रोड हो गए जिनको हम विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, धन सिरे से एनोड और ऋण सिरे से कैथोड, ठीक है। अब यहाँ हमें नली में, मैं यहाँ कुछ गैसों के नाम लिख रहा हूँ, उसमें से कोई भी एक प्रकार की गैस प्रयोग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो हम नली में प्रयोग के लिए हो सकता है H2 गैस ले लें, या हो सकता है नियॉन गैस ले लें, या कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन में से हमारे पास जिस गैस की उपस्थिति हो, हम उस गैस को प्रयोग के लिए यहाँ नली के अंदर भरकर रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। मान लो हमने यहाँ अभी कौन सी गैस भर दी, नियॉन, ठीक है। कहाँ पर, इस नली में, ठीक है। अब एक और बात जान लें कि सामान्य दाब पर गैस से विद्युत की क्या होती है, कुचालक, ठीक है। सामान्य दाब मतलब कितना दाब बच्चों, 1 एटीएम। तो सामान्य दाब पर हम गैसों की बात करें तो वो विद्युत की क्या होती है, कुचालक, ठीक है। मतलब अभी जो गैसें हैं वो विद्युत की क्या हैं, कुचालक। किंतु बच्चों अगर मैं यहाँ कुछ कंडीशन को क्या करा दूँ, चेंज, कंडीशन मतलब इस दाब को क्या कर दे हम, निम्न, और विद्युत धारा को बढ़ा दे, तो ये जो गैस विद्युत की क्या है, कुचालक, वो हमें सुचालक होकर मिलती है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया। हम नली में रखी गैस के दाब को क्या कर दें, निम्न। अब वो निम्न हम कितना करने वाले हैं, तो वो 10 की घात -2 से 10 की घात
4 ATM दाब का कर दें। हमने उस सामान्य दाब को घटाकर बेटा कितना करा दिया, 10 की घात -2 से 10 की घात -4 ATM। और ऐसा कर हमने इस विद्युत स्रोत की मदद से एक उच्च विद्युत धारा जो कि 10,000 वोल्ट की थी, कितनी थी, 10,000 वोल्ट की, वो हमने प्रवाहित की। तो नली में रखी गैस क्या हो गई, आयनित। नली में रखी गैस क्या हो गई, आयनित। और ऐसा कर हमें यहाँ से कुछ कणों का पुंज, किरणों का पुंज लगातार किस ओर से किस ओर, कैथोड से एनोड की ओर यहाँ प्रतीत हुआ। ठीक है, हमें गैसों के आयनित होने पर लगातार कैथोड से एनोड की ओर कुछ कणों का, किरणों का पुंज किधर से, कैथोड से एनोड की ओर जाता हुआ प्रतीत हुआ। तो हमने इस बात को जानने के लिए यहाँ कुछ और काम किया। ठीक है, क्योंकि वो जो कण थे वो बहुत सूक्ष्म थे, जिनको कि साधारण आंखों से देख पाना संभव नहीं है। तो हम उस बात को जानने के लिए यहाँ इस प्रयोग में कुछ और काम करते हैं, जिससे हम इस बात की पुष्टि कर पाएँ कि वास्तव में जो प्रतीत हो रहा है वह सही है या गलत। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया उसको हम समझ लें यहाँ जल्दी से। तो देखें, उसके लिए बच्चों हमने यहाँ क्या किया, ये जो हमारा एनोड है उसको पहले तो क्या बनाया, छिद्रित। ठीक है, ये एनोड को क्या किया, छिद्रित। क्यों किया छिद्रित बच्चों, ताकि यहाँ से हमें कोई कण गुजर कर, यहाँ से आने वाले कण अगर वास्तव में यहाँ आ रहे हैं तो वो यहाँ से गुजर पाए। और हम उनको यहाँ से क्यों गुजारना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ एक पदार्थ लगाएंगे जिसका नाम है ZNS। तो हमने इस सतह पर किसका लेप लगाया, ZNS का, जो कि एक स्फुरदीप्त पदार्थ होता है। जो कि क्या होता है बच्चों, स्फुरदीप्त पदार्थ। और इस पदार्थ पर कितना भी हल्का कण हो, अगर उससे टच होता है तो वो हमें चमक उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो हमने इस एनोड को इस तरह से छिद्रित करा। क्यों करा बच्चों, ताकि इधर से कोई हमें कणों का पुंज या विकिरण या किरण आती हुई मिलती है तो वो इन छिद्रों से पार हो जाए, और पार कर वो किससे टकराए, ZNS से, जिससे कि वो क्या उत्पन्न करे, चमक। और हमें उस बात की पुष्टि मिले कि हाँ, इधर से कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। तो जब हमने ये सब कुछ किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल रही थी, चमक। क्या मिल रही थी, चमक। तो हमें यहाँ उस चमक से यह सिद्ध हो चुका था कि जरूर यहाँ से कुछ कणों का पुंज यहाँ एनोड की ओर आ रहा है। उसी को सर जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरणें नाम दिया गया। ठीक है, उन कणों के पुंजों को सर जे थॉमसन द्वारा क्या नाम दिया गया, कैथोड किरणें। क्यों बच्चों कैथोड किरणें कहा गया, क्योंकि वो कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर से आ रही थी। वो जो कणों का पुंज था वो किस इलेक्ट्रोड की ओर से आ रहा था, कैथोड की ओर से। इसलिए सर जे थॉमसन द्वारा उसे क्या नाम दे दिया गया, कैथोड किरणें। ठीक है, अब यहाँ सर जे थॉमसन ने एक और बात कही कि वो जो किरणें हैं वो किस इलेक्ट्रोड पर पहुँच रही है, तो वो एनोड पर। किस पर, एनोड पर। और एनोड एक कैसा इलेक्ट्रोड है, धनावेशित। और धनावेशित इलेक्ट्रोड पर वे ही कणों का पुंज पहुंचेगा जो उसके विपरीत हो, जो उसके विपरीत हो। मतलब एनोड पर वही पहुंचेंगे जो कि ऋण आवेशित हो। तो उन्होंने यहाँ से इन कैथोड किरणों को कैसे आवेशित कहा, ऋण आवेशित। तो कैथोड किरणें
किस तरह के आवेशित कणों से मिलकर बनी है? ऋण आवेशित। और इसी तरह हमें परमाणु के अंदर इन कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी गई। किसके द्वारा? सर जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, तो कैसे हमने इस प्रयोग को किया और कैसे इस प्रयोग से इलेक्ट्रॉन को खोजा, क्या हमें ये बात समझ में आई? अब जल्दी से हम एक बार ये पूरे चित्र को पुनः समझें और आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, तो देखें यहाँ आप निर्वात नली, निर्वात पंप। ठीक है, ये हमारे दो धातु इलेक्ट्रोड, एक है एनोड, एक है कैथोड। ठीक है, ये हमारा उच्च विद्युत स्रोत जहाँ से हम उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्फुरदीप्त एनोड है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लगातार कुछ कणों का पुंज इस ओर से इस ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, जिसको पहचानने के लिए हम इसको छिद्रित करते हैं और यहाँ ZNS का क्या लगाते हैं? लेप, ताकि हमें यहाँ ZNS पर आने वाले कणों के टकराने पर क्या मिले? चमक, जिससे हम इस बात की पुष्टि कर सकें कि यहाँ से जरूर कुछ कण कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और हमने इसके लिए जो निम्न दाब लिया वो कितना है और जो उच्च विद्युत धारा है वो कितनी है, जो कि हमने यहाँ लिखकर एक बार और आपके सामने रख दी है, ताकि आप उस चीज़ को भी याद रख सकें। ठीक है, तो ये था हमारा कैथोड किरण प्रयोग। अब हम इस प्रयोग के बाद इन कैथोड किरणों के गुणों की बात करेंगे, जिसको कि हम जल्दी से देख लें। देखो यहाँ अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो है कैथोड किरणों के गुण। पहला गुण है कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो किस प्रकार के कणों से मिलकर बनी हैं। तो इसका जवाब हमारे पास भी है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं, जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ जो गुण है वो है ये बच्चों, देखो जल्दी से। दूसरा हमारा गुण है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का पुंज होती है तथा इनके गुण इलेक्ट्रोड तथा निर्वात नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अब ये क्या है उसको समझें। तो हम कह रहे हैं जैसे हमने नली में कौन सी गैस ली? H2। अब इसके आयनित होने पर हमें यहाँ ये जो है ऋणावेशित कणों के रूप में कैथोड किरणें मिली। ठीक है, अगर मैं यहाँ कोई और गैस लेता जैसे नियॉन, नियॉन के आयनित होने पर हमें यहाँ पर ऋण आवेशित कणों के रूप में क्या मिलेगा? कैथोड किरणें। अब ये जो ऋण भाग है ये हम किसी भी गैस का ले लें, चाहे H2 का ले लें चाहे नियॉन का ले लें, वो हमें कैसा मिलेगा? एक समान। कैसा मिलेगा? एक समान। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो गैसों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि हम वहाँ कोई सी भी गैस ले ले, वो जो ऋणावेशित कण हैं वो सबके लिए एक समान होंगे। ठीक है, अगली बात यहाँ देखें। अगला जो हमारे पास यहाँ गुण है वो है कैथोड किरणों का द्रव्यमान आवेश होता है। तो हम कहेंगे जरूर होता है, क्योंकि आवेश की पुष्टि तो हम उसके एनोड पर पहुंचने से कर सकते हैं, क्योंकि एनोड पर वही पहुंचेगा जिस पर क्या हो? आवेश, और वो भी उस इलेक्ट्रोड के विपरीत। तो इस तरह हम कैथोड के आवेश को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगला है द्रव्यमान। तो हम कैथोड किरणों के द्रव्यमान को उनके ZNS पर टकराने से चमक उत्पन्न करने के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ZNS पर वे ही कण चमक उत्पन्न कर देंगे जिनका कोई न कोई द्रव्यमान हो। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि कैथोड किरणों पर आवेश द्रव्यमान दोनों ही होता है। ठीक है, तो इस तरह हमें ये कैथोड किरण प्रयोग और कैथोड किरणों के गुणों को देखना है, जिस पर हमसे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद हमने
एक और प्रयोग देखा जिसका नाम है एनोड किरण प्रयोग, और वह प्रयोग हमें गोल्डस्टीन द्वारा कर एक नए कण की खोज कर परमाणु के अंदर दी गई। अब वो कैसे किया गया उसको भी समझते हैं, देखें। ठीक है, यहाँ पर एनोड किरण प्रयोग हमें किसके द्वारा कर दिया गया, गोल्डस्टीन के द्वारा। तो उस समय तक सभी वैज्ञानिक को यह बात ज्ञात थी कि परमाणु कैसा कण है, उदासीन, मतलब परमाणु में कोई आवेश नहीं है। किंतु जब परमाणु का क्या हुआ, विभाजन, और जब परमाणु का विभाजन हुआ तो क्या वहाँ हमें सबसे पहले उस परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन के रूप में मिले। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब इस परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण हैं जो कि उदासीन कण हैं, तो जरूर वहाँ कैसे कण भी होंगे, धनावेशित, जो कि हमें ऋण धन के रूप में उदासीन रूप में मिलेगा। इस तरह वैज्ञानिकों को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि इस परमाणु के अंदर जरूर धन कण भी मौजूद है, पर उन धन कणों की खोज के लिए जो प्रयोग कर बात हमें बताई गई वो साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, और ये काम गोल्डस्टीन ने ठीक वैसे ही करा जैसा कि कैथोड किरण प्रयोग में किया गया था। मतलब उसी प्रयोग को गोल्डस्टीन द्वारा दोहराकर गैसीय धनायन के रूप में हमें एनोड की खोज कर प्रोटॉन के रूप में दी। अब वो कैसे, जल्दी से उसको भी एक्सप्लेन कर ले। ठीक है, यहाँ भी हमें इस प्रयोग के लिए सबसे पहले क्या लिया गया बच्चों, निर्वात नली। इस प्रयोग को करने के लिए भी हमने सबसे पहले क्या ली, निर्वात नली। ठीक है, उस निर्वात नली पर हम सब जानते हैं एक क्या लगाया गया, निर्वात पंप, क्योंकि इस पंप द्वारा हम नली में रखी गैस के दाब को नियंत्रित कराते हैं। ठीक है, यहाँ दो धातु के क्या मिले, इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिनको हम किससे जोड़कर रखते हैं, विद्युत स्रोत से। किससे, विद्युत स्रोत से। ठीक है, अब ये जो हमारा धन सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड है उसे हम एनोड कहते हैं, जो कि एक धनावेशित इलेक्ट्रोड है, और ऋण सिरे से जुड़ा हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो है कैथोड, जिसको हम एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ नली में रखी गैस को जब किस दाब पर लेते हैं, निम्न दाब पर, जो कि हमें मालूम है 10 की घात -2 से 10 की घात -4 एटीएम का होता है, और इस पर हम उच्च विद्युत धारा जो कि 10,000 वोल्ट की होती है सप्लाई करते हैं। तो यहाँ नली में रखी गैस क्या हो जाती है बच्चों, आयनित। जैसे कि हमने कौन सी गैस भरी थी, नियॉन। अब ये आयनित होकर क्या हमें यहाँ से कुछ ऋणावेशित कण मुक्त कर देती है, और वो ऋणावेशित कणों का पुंज हमें लगातार कैथोड से किस ओर बढ़कर मिलता है, एनोड की ओर, जिसको कि हमने कैथोड किरणों के रूप में खोजा। किंतु हमें यहाँ एक बात और दिख रही है कि जब उस गैस से ऋणावेशित कण मुक्त हो जाते हैं तो वह गैस का जो बचा भाग है वो एक धनायन की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, धनायन की तरह, और जो कि लगातार एनोड से किस ओर बढ़ता है, कैथोड की ओर। ठीक है, वो जो गैस का इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचा भाग है वो एक कैसे आयन के रूप में व्यवहार करता है, धनायन के, और वो लगातार एनोड से किस ओर, कैथोड की ओर गमन करता है। उसे भी जानने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए एक बार पुनः हमने इलेक्ट्रोड को क्या बनाया, छिद्रित। अब की बार वो कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसको हम छिद्रित कर यह काम करना चाहते हैं, तो वो है कैथोड। ठीक है, तो यहाँ कैथोड को क्या बनाया, छिद्रित, और इस सतह पर हमने
ZNS का क्या लगा दिया, लेप, क्या लगा दिया, लेप, जो कि एक स्फुरदीप्त पदार्थ है। ऐसा जब हमने किया तो हमें इस भाग पर भी क्या मिली, चमक, मतलब जरूर इस ओर से भी कुछ कण यहाँ कैथोड की ओर पहुँच रहे हैं, जिनको गोल्डस्टीन द्वारा एनोड किरणों के रूप में खोजा गया, जिसको कि गोल्डस्टीन द्वारा किन किरणों के रूप में खोजा गया, एनोड किरणों के रूप में। अब ये किस इलेक्ट्रोड पर बढ़ रहे हैं, ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर। इसका मतलब है कि ये कैसे कणों से मिलकर बने हैं, धन आवेशित, जिसको हमने प्रोटॉन के रूप में खोजा। ठीक है, तो इन एनोड किरणों को ही प्रोटॉन के रूप में क्या गोल्डस्टीन द्वारा खोजकर हमें दिया गया। ठीक है, तो कैसे हमने इस प्रयोग को किया और कैसे एक और कण की खोज मिली, समझ में आया। अब जल्दी से इसको भी हम चेक कर लें। देखो, ये है हमारी निर्वात नली, ये निर्वात पंप, ये एनोड, ये है हमारा कैथोड। ठीक है, ये उच्च विद्युत स्रोत, ये वो धनकण जो हमें एनोड से किस ओर, कैथोड की ओर आते हुए मिलते हैं। ये हमारे स्फुरदीप्त पर चमक के साथ हम इनकी पहचान कराते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एनोड किरणों के गुण। ठीक है, तो एनोड किरणों का पहला जो हमारे पास गुण है वो है कि ये जो एनोड किरणें हैं वो धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो एनोड किरणें हैं ये निर्वात नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, क्यों करती है उसका कारण भी जान लें कि हमने यहाँ नियॉन लिया और नियॉन के आयनित होने पर हमें धनायन, क्या ये नियॉन का मिला। ठीक है, समझ रहे हो, ये गैस का हमको क्या मिला, धनायन। अब हमने यहाँ H2 गैस ली तो हमें इसके आयनन पर H2 गैस का धनायन मिला और यहाँ ये हमें इसका ऋणावेशित कण। ठीक है, तो इनसे निकलने वाले जो ऋणावेशित कण है वो तो एक समान है, पर इनसे निकलने वाले जो धनावेशित आयन है वो एक समान नहीं है, वो उनकी गैस के अनुसार